क्या आप जानते हैं गौतम अडानी दुनिया में 24वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं? 24th, आपने सही सुना। ये कैसे हुआ, बात करेंगे आज के एपिसोड में। कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो किया था जब गौतम अडानी फोर्ब्स की लिस्ट में नंबर 3 पर पहुंच गए थे और इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। उसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो। आज अडानी नंबर 24 पर है, 24। मुकेश अंबानी नंबर 8 पर है। इसमें एक बड़ा हाथ है हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, और इसीलिए मैं हमारे पुराने वाले वीडियो पर थोड़ा सा वापस जाके आपको बताना चाहूंगा कि अभिषेक ने उस वीडियो में बताया था कि अडानी की क्या क्या कंपनीज हैं जो मार्केट में एक्चुअली लिस्टेड है, और चूंकि उन कंपनीज में अडानी का हाई स्टेक है, तो अगर उन कंपनीज के शेयर नीचे गिरेंगे तो अडानी का जो नेटवर्थ है वो भी नीचे जाएगा। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से दरअसल हुआ यही। रिपोर्ट आने के बाद अडानी स्टॉक्स काफी नीचे गिरे और अडानी का जो नेटवर्थ था वो भी अपने साथ नीचे लेके चले गए। बाय द वे, स्टॉक्स अभी भी काफी नीचे हैं, इसलिए आपको वो 24th वाली पोजीशन पर दिख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं होती है, और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं बिजनेस को का जो कंटिन्यूएशन होता है जिस उस पर ये इम्पैक्ट करते हैं। जैसे क्या फ्यूचर में इन्वेस्टर्स अडानी इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करेंगे, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे? क्या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज उनके शेयर खरीदेंगे? क्या बैंक्स उन्हें लोन देंगे? तो आखिर अडानी के लिए ये कितनी बुरी खबर है, या ये सब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है? सिर्फ हिंडनबर्ग ने सक्सेसफुली अडानी शेयर्स को शॉर्ट किया, रिपोर्ट पब्लिश की और उसका काम खत्म। और अब वो जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि ओके टाटा बाय बाय गुड बाय गया बोल के, अब वो गायब हो चुके हैं। इस पूरे किस्से को आसान भाषा में अभिषेक बताएंगे। आज हम सोचेंगे कि ये हिंडनबर्ग अडानी का क्या इशू है। जब 25 दिसंबर को 24 दिसंबर को ये रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उसके बाद हमने देखा कि एक शार्प हिंडनबर्ग अडानी के स्टॉक्स में काफी डिक्लाइन आया है। काफी विवाद हुआ है जो अभी भी चल रहा है। तो ये पूरा है क्या मामला। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। देखिए काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, उसमें 80 से ज्यादा आरोप या बोल सकते क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस तरह से पूरा अडानी ग्रुप काम करता है। अगर उसको समराइज करें, उन जो 80 पॉइंट्स थे, उसमें से दो मेन पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि अडानी ग्रुप ने जो उनकी ग्रुप उनकी जो पैसा था उनकी कंपनीज का, वो गलत तरीके से भारत से बाहर ले गए, शेल कंपनी में डाला, और वो शेल कंपनी से वो पैसा वापस अपनी कंपनियों में, अपने कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जिससे उनके कंपनीज की प्राइस, शेयर की प्राइसेस इंक्रीज हुई। एक मेन ये आरोप है कि गलत तरीके से आप पैसा देश के बाहर ले गए हैं और वही पैसे को फिर आपने अपनी कंपनी में वापस इन्वेस्ट किया है। दूसरा जो एक आरोप है कि उनकी कई ग्रुप्स कंपनी है, उनमें कई जिनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। आप सबको पता है कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड होती है तो आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, बैलेंस शीट होती है, P&L होता है, वो सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ते हैं। तो उसमें उन्होंने छेड़छाड़ की गई है। जो नंबर दिखाए गए हैं और जो एक्चुअल में नंबर है, उनमें डिफरेंस हो सकता है। हिंडनबर्ग का ये कहना है कि जो उनके आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जो नंबर दिख रहे हैं जो उन्होंने पब्लिक किए हैं, वो एक्चुअल से ज्यादा है, और वही डॉक्यूमेंट दिखा के उन्होंने कई बैंकों से लोन लिया है। तो ये पूरा एक 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 इशू है। जब से ये इशू आया है, जब से इसकी रिपोर्ट आई है, हमने देखा है कि पूरे अडानी ग्रुप की जो कंपनीज है, उनके स्टॉक्स में काफी एक शार्प फॉल आया है। अभी भी लगभग एक महीना होना है, अभी भी आप देख रहे हैं कि उनके कंपनी के स्टॉक्स गिर रहे हैं। आप देखें लगभग 56% कोई जैसे अडानी इंटरप्राइजेस है, उसके स्टॉक की अगर आप प्राइस देखें जो 24 जनवरी को थी जब रिपोर्ट आई थी, तब थी 3,442। और ये सबसे लो 3 फरवरी को जो इसकी जो शेयर प्राइस है 3 फरवरी को सबसे लो पे चला गई थी, जो कि था 1,712 रुपीज, यानी 56% का डिक्लाइन आया था। इससे तो क्रिप्टो करेंसीज याद आ रही हैं। हाँ, काफी डिक्लाइन हो रहा है और अभी भी काफी फ्लक्चुएशन चल रहा है। आप देखेंगे कि कभी 5%, 10% नीचे लोअर सर्किट पे इसके स्टॉक ट्रेड करते हैं, उसके बाद अपर सर्किट लग जाता है। इसी बीच अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ आया था। अभी एफपीओ क्या होता है? जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि कोई भी कंपनी को फंड जुटाना पड़ता है तो वो मार्केट में जाती है, अपने शेयर्स पब्लिक को देती है। तो जब पहली बार आप जाते हो तो आईपीओ लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप अपनी कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, उसके बदले में उनसे पैसे लेते हैं।
उसके बाद एक बार जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है, आपको अपने बिजनेस और एक्सपांड करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप फॉलोइंग पब्लिक ऑफर लेके आते हैं, यानी अपनी कंपनी के और शेयर पब्लिक को बेचते हैं और उनसे वो पैसा लेते हैं और वो कंपनी कंपनी के आगे फ्यूचर एक्टिविटी के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेस का एक एफपीओ आया था इसी दौरान, जो कि इंडिया का अभी तक सबसे बड़ा एफपीओ था। कैसे तैसे करके वो एफपीओ सब्सक्राइब भी हो गया था। रिटेल पार्टिसिपेशन काफी कम था, बट इंस्टीट्यूशन जो पार्टिसिपेशन था उसके बेसिस पे वो सब्सक्राइब हो गया था। बट ये रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर डाउन हुए थे, तो जो एफपीओ प्राइस थी, जिस प्राइस पे उन्होंने शेयर ऑफर किए थे, और मार्केट प्राइस उससे काफी नीचे आ गई थी, तो उन्होंने उन अडानी इंटरप्राइजेस को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा, क्योंकि इन्वेस्टर का काफी नुकसान होता, क्योंकि इन्वेस्टर ने जिन्होंने उस एफपीओ में सब्सक्राइब किया था, काफी हाई प्राइसेस पे उसको सब्सक्राइब किया था, बट मार्केट में जो स्टॉक्स के ट्रेड कर रहे थे वो काफी नीचे आ गए थे, तो उन्होंने अपना एफपीओ वापस लिया। इसी तरह से ये अभी भी चल रहा है कई कंपनी से। अडानी, अगर आप अडानी ग्रुप की देखें, तो टोटल 10 कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। जैसे मैंने कहा, अडानी इंटरप्राइजेस है, ये जो सबसे लो उसका जो हुआ था, 3 फरवरी को उसने अपना लो बनाया था, 56% नीचे था अपने हाई प्राइस से, जो 24 जनवरी की प्राइस थी। उसके बाद थोड़ा ये रिकवर हुआ है। अडानी ट्रांसमिशन, लगभग 50% इसके दाम टूटे थे। अडानी पोर्ट, इसके लगभग 36% इसके शेयरों के भाव टूटे थे। अडानी विल्मर 31%, अडानी पावर 43%, और अडानी टोटल ग्रेज, जिसका अभी भी स्टॉक के प्राइस गिर रहे हो, ये लगभग 90% इसके प्राइस टूट चुके हैं। अगर आप देखें 24 जनवरी को इसके प्राइस से 389 रुपीज, और अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 17 फरवरी को, वहां पे उस समय इसके प्राइस हो गए थे 971। इसी तरह से अडानी ग्रीन एनर्जी 67% शेयरों के दाम गिर चुके हैं। अंबुजा सीमेंट, ये भी अडानी ग्रुप की कंपनी है, इसके 30% शेयरों के दाम गिर गए हैं। एसीसी सीमेंट, ये भी अडानी ग्रुप की कंपनी है, इसके भी शेयरों के दाम 21% टूट चुके हैं। एनडीटीवी, ये भी अडानी ग्रुप की कंपनी है, इसके भी शेयरों के दाम 25% गिर चुके हैं। तो इस तरह से पूरे शेयरों के दाम गिर रहे हैं। तो इससे अब पूरे अडानी ग्रुप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जैसे कि जो इन्होंने इंट्रोडक्शन मेंशन किया कि गौतम अडानी दुनिया में 22 नंबर के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में थे, अब 24वें नंबर पे आ गए हैं। पेपर फिगर आ रहा है कि पूरे अडानी ग्रुप को इतने लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, ये हुआ है। तो क्या सही में इनको कैश लॉस हुआ है कि क्या लॉस हुआ है? ये इनके जो बैंक में था, अकाउंट पैसा था, वो चला गया है। इनको कैश लॉस नहीं हुआ है। जब स्टॉक के प्राइस गिरते हैं, जब मार्केट में कोई भी कंपनी के स्टॉक ट्रेड करते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाती है कि आपकी जो टोटल जो शेयर है, उनकी मार्केट में वैल्यू कितनी है। उनके शेयरों की वैल्यू गिर गई है। इससे कंपनी के बैलेंस, कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स है उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं पड़ा है, उसमें कोई असर नहीं पड़ा है। उनकी मार्केट वैल्यू कम हुई। अब इसका क्या असर होगा इस पूरी रिपोर्ट का, कि शेयर के दाम तो गिर गए, बट आगे जाके इसका और क्या इफेक्ट पड़ सकता है अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप पे? सबसे पहले कि एक इन्वेस्टर का सेंटीमेंट खराब हुआ है, इन्वेस्टर का काफी नुकसान हुआ है। जैसे मैंने भी बताया कि 56%, कोई कंपनी के 90% स्टॉक गिर गए, तो जो आम इन्वेस्टर का पैसा था उसको काफी लॉस हुआ है। दूसरा, कंपनीज क्या करती है कि उनके जो शेयर है उसको गिरवी रख के मार्केट से लोन रहती है। अगर आपके शेयर इस तरह से गिर रहे हैं, तो आपको उस पर लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। कई इंटरनेशनल बैंक्स ने या कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने अडानी कंपनीज के शेयरों को पे लोन देने से मना कर दिया है कि अब हम इन पे लोन नहीं देंगे, नई नई फ्रेश लोन नहीं देंगे। तो जिसके पास भी शेयर है, जो ये गिरवी रख के पैसे लेना चाहता था, उसको नुकसान होगा, कंपनी को नुकसान होगा। दूसरा, कंपनीज बॉन्ड भी इशू करती है, बॉन्ड के जरिए भी पैसा मार्केट से लेती है। तो जिस ये जो पूरा जो ये रिपोर्ट्स आई, जिस तरह का माहौल बना है, इससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स गए। तो अगर बॉन्ड्स के जरिए भी अगर अडानी ग्रुप इन फ्यूचर अगर कुछ पैसा रेस करना चाहता है, उनको दिक्कत आएगी, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड है, उसमें भी काफी, बॉन्ड में भी मार्केट में तो काफी नुकसान हुआ है। दूसरा, जो कि एक जो दूसरा मेन जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप था, वो ये था कि इन्होंने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं छेड़छाड़ की है, नंबर्स ज्यादा बताए। अगर ये सही है, तो ये भी काफी एक सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि इस बेसिस पे आप बैंक पे लोन लेते हैं। अगर आपने वैल्यूएशन गलत दिखाई है, जो एक्चुअल नंबर है वो छुपाए है, दूसरे नंबर दिखाए, उस आधार पे लोन लिया है, तो एक एक एक, एक, एक गलत प्रैक्टिस है ये। और
हो सकता है कि आगे जब जब जांच हो तब पता पड़ेगा कि कितना ये सही है, कि कितने इन्होंने सही में बढ़ा के बताया है या क्या वैल्यू है, बैंक्स ने जो लोन दिया है उसका क्या है कंडीशन है। एट प्रेजेंट अगर बात करें कि काफी न्यूज फैल रही है कि एसबीआई ने इतना लोन दिया है, एलआईसी ने इतना इन्वेस्ट किया है, अफवाह चली कि एसबीआई बंद हो जाएगी, एलआईसी बंद हो जाएगा। तो एट प्रेजेंट मार्केट जो सिचुएशन है उसमें एलआईसी एसबीआई पर इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी काफी असेट्स भी है। भले ही अगर अगर इन्होंने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का छेड़छाड़ की हो, बट इनकी जो असेट्स है उनकी वैल्यू इतनी सफिशिएंट है कि वो उसको बेच के बैंक ने जो लोन दिया है वो रिकवर कर सकती है। पर इनको ये हो सकता है कि आगे जाके अपने बिजनेस एक्सपांड करने के लिए बैंक से लोन मिलना भी मुश्किल हो जाए, इतने आसानी से लोन नहीं मिले। तो ये पूरा अडानी ग्रुप का, अडानी ग्रुप जो रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग की, उसका ये असर हुआ है। सबसे ज्यादा असर तो इन्वेस्टर्स पे हुआ है, जो इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे उनका काफी नुकसान हुआ है, पूरा एक सेंटीमेंट बिक रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस डिस्कस हो रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही, कमेटी बनाई जाए, कमेटी बनेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पता पड़ेगा कि जो इस रिपोर्ट में जो आरोप लगे हैं वो कितने कितने हद तक सही है। ये तो बात की कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसका अडानी पे क्या, ग्रुप पे क्या असर पड़ा। अब ये समझते कि ये हिंडनबर्ग है क्या, कि ये रिसर्च फर्म क्या है, क्या काम करती है, उसका क्या फायदा है, क्योंकि उसका भी फायदा है। बेसिकली जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है, यूएस की फर्म है, और ये एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। अभी हिंडनबर्ग नाम कहाँ से आया है? अमेरिका में जो न्यू जर्सी न्यूयॉर्क के पास ही थी, वहां पे 6 मई 1937 में एक हिंडनबर्ग एक हादसा हुआ था, एक ट्रेजेडी हुई थी। उस समय एयर शिप्स यूज की जाती थी। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बलून रहते थे, उसके नीचे शिप लगी रहती थी जिससे लोगों को लोग ट्रेवल करते थे। तो लैंडिंग के समय 6 मई को एक एक जो एयरशिप थी उसमें आग लग गई थी। उसके पहले भी कई एक एयरशिप में हादसे हुए थे, बट ये सबसे बड़ा हादसा इसी बना था क्योंकि उस समय ये कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ था, फोटोज ली गई थी। इसको एक एक एक, एक मेन में डिजास्टर बोला जाता है, क्योंकि एक आज जो एक ह्यूमन बीइंग का लालच होता है उस वजह से ये हादसा हुआ था। उसमें हुआ ये था कि उन्होंने जो बलून था उसमें हीलियम गैस भरी थी। आप हम सब जानते हैं कि हीलियम गैस बहुत जल्दी आग पका सकती है। तो जब ये लैंड करी थी शिप, उसमें उस बलून ने आग पकड़ी थी और वो पूरा एयरशिप फट गया था, जिसमें लगभग 35 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से फिर एयरशिप का यूज होना बंद हो गया था। उसी हादसे को लेके हिंडनबर्ग ने इस कंपनी ने अपना नाम लिया, हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म। बेसिकली ये शॉर्ट सेलिंग फर्म है। अब शॉर्ट सेलिंग फर्म क्या होती है? आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें ये होता है कि मैं एक सौदा करूंगा कि मैं आज शेयर बेच रहा हूं, पर मैं आज उसकी डिलीवरी आज नहीं दूंगा। मैं आपको उसकी डिलीवरी अगले हफ्ते या कुछ दिन के बाद, जो भी हमारा सौदा हुआ है उसके बाद मैं आपको डिलीवरी दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर मुझे पता है कि किसी कंपनी के दाम फ्यूचर में गिर सकते हैं, तो मैं आज सौदा कर लूंगा कि सपोज कीजिए कि आज 100 रुपये भाव चले, मैं 100 रुपये पे सौदा कर रहा हूँ कि 100 रुपये में आपको मैं ये शेयर बेचूंगा, पर इसकी डिलीवरी मैं अगले हफ्ते दूंगा। अब होता क्या है कि किसी रीजन से इस कंपनी के दाम गिर जाते हैं और अगले हफ्ते उसकी प्राइस आ जाती है सबसे ज्यादा 80 रुपए। तो मैं उस दिन क्या करूंगा, जिस दिन में डिलीवरी देना है उस दिन शेयर की प्राइस 80 रुपए है, तो मैं 80 रुपए में वो शेयर खरीदूंगा और मैंने जिसके साथ सौदा किया था उसको वो मैं शेयर दे दूंगा, डिलीवरी दे दूंगा। तो हिंडन बेसिकली शॉर्ट सेलिंग फर्म है। ये शॉर्ट करती है स्टॉक्स को, और जो डिवेंचर से मार्केट में है उसको शॉर्ट करती है। कोई भी रिपोर्ट लाने से पहले हिंडनबर्ग अलग अलग रिसर्च करती है। ये अडानी पे पहली रिपोर्ट नहीं है, इसके पहले कई कंपनियों पे इसकी रिपोर्ट आ गई है। जैसे निकोलस कॉर्पोरेशन पे सितंबर 2020 में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट आने के बाद उस कंपनी के शेयर भी लगभग 40% नीचे गिर गए थे। तो ये क्या करती है, जब रिपोर्ट लाती है तो जो इसके जो क्लाइंट्स है, जो इसके जो उसको पैसा देते हैं, जो इसके जो क्लाइंट्स है उसके साथ ही रिपोर्ट शेयर करती है। उसके बाद फिर ये पब्लिक डोमेन में आती है। तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे क्लाइंट अपने ट्रेड इनिशिएट करते हैं कि हमें, जैसे अडानी ग्रुप, सपोज कीजिए अडानी ग्रुप की रिपोर्ट आई और उन्होंने क्लाइंट के साथ शेयर की, तो उनके क्लाइंट्स को पता पड़ गया कि जब रिपोर्ट मार्केट में आएगी तो इसके शेयर के, अडानी ग्रुप के शेयरों के दाम नीचे गिर सकते हैं, तो हम आज बेच देते हैं, बाद में जब नीचे गिरेगा तो खरीद लेंगे। तो इस रिपोर्ट में भी हिंडनबर्ग का एक इंटरेस्ट है कि एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। कई लोग अलग अलग तरह से इस पर आरोप लगा सकते हैं। अब ये आप पे देखना है कि अब कितना फेयर है हिंडनबर्ग भी। ये आप डिसाइड करेंगे, और जब इन्वेस्टिगेशन होगी आगे में पता पड़ेगा, रनिंग उस पर एलिगेशन लगे कितने सही है और कितने गलत है, तब पता पड़ेगा ये क्या है।
ठीक है, यहाँ दो तीन बातें जो मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, वो ये कि एक तो अभिषेक ने जो बात की आपने कि नोशनल नोशनल एक लॉस है, ये कोई मॉनेटरी लॉस नहीं है शेयर्स की वैल्यू कम होना। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट एक जो अभिषेक ने टच किया वो ये भी था कि इसका इस सब का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल इम्पैक्ट क्या है। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो ऑब्वियसली बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस के अलावा हो सकता है बहुत सी चीज़ें इलीगल हो जो अलाउड नहीं हो किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो वो एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। और थर्डली फाइनली मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जो जो लोग कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं उनका एक ये भी कहना होता है कि की कैपिटलिज्म के सिस्टम में मार्केट्स डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपके शेयर्स ऊपर नीचे जाते हैं। तो अभी अगर शेयर्स नीचे हैं तो बेस्ड ऑन दैट डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म हो सकता है शायद उन कंपनीज की वैल्यू, अडानी की कंपनीज की वैल्यू उतनी नहीं थी जितने पे वो ट्रेड कर रहे थे। तो ये तो खैर आगे और चीजें जैसे जैसे अनरेवल होंगी हम इसे भी फॉलो करेंगे। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे।